नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, एलएलबी के पेपर अभी चल रहे हैं। एलएलबी के पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये जो क्लास है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितने बजे से क्लास ऑनलाइन की जानी चाहिए। टाइमिंग रहेगा 6 बजे से 9 बजे तक PM। इस टाइम पे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने बजे ऑनलाइन की जानी चाहिए। तो आइए, आज का जो हमारा लेक्चर है, कल सेक्शन 22 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज सेक्शन 22 हम लोग चलते हैं। सेक्शन 22 ये बताती है कि चल संपत्ति के बारे में। चल संपत्ति यानी जो डायरेक्ट की लैंग्वेज है, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। इसमें यह बताया गया है कि सभी मूर्त संपत्तियां चल संपत्तियां हैं। सभी मूर्त संपत्ति चल संपत्ति है। ये कैसे हो सकता है, जबकि सभी देखने वाली चीजें जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सभी चीजें जो हैं वो दिखती हैं और छू सकते हैं उसको हम लोग। तो ये कैसे चल संपत्ति हो सकती है, इसमें बताया गया है। लेकिन भूमि और दूसरा भूमि से स्थायी तौर पे जुड़ी हुई चीजें, जैसे होर्डिंग वगैरह होती है, जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, वो भी स्थायी तौर पे जुड़े हुए होते हैं। भूबद्ध चीजें भी इसमें आ जाएंगी जंगम संपत्ति में, मूवेबल प्रॉपर्टी में। दूसरा जो लेक्चर है, सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। ये 2 सेक्शन जो है आपको साथ ही में पढ़ने हैं। 2 सेक्शन साथ में पढ़ने हैं। 24 जो है वो बेईमानी है, डिसऑनेस्टली बेईमानी है, दोनों को साथ में पढ़ना है। सदोष अभिलाभ का मतलब ये होता है, सदोष अभिलाभ में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई एक किसान है, मान लीजिए एक कोई सरकार की तरफ से योजना आती है जो गरीब किसानों को मिलना चाहिए। मान लीजिए 2000 रुपया प्रति माह आ रहा है खाते में गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए। तो एक और व्यक्ति है, वो ये क्या करता है कि जो 2000 की रकम आ रही है, 2000 की रकम आ रही है, वो खुद ले लेता है, किसी एक व्यक्ति को ना मिलता, उसके अधिकारों का हनन कर लेता है, उसके अधिकारों को छीन लेता है। तो ये कहा जाएगा कि उसने, इसमें 2 चीजें आएंगी, उसने सदोष लाभ प्राप्त किया, सदोष लाभ प्राप्त कर लिया, गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर लिया है, गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर लिया। अब इसी में आता है सदोष हानि का। सदोष हानि में किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया हो, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया हो, तो उसको सदोष हानि कहेंगे, सदोष हानि कहेंगे। अगला जो सेक्शन है 24, सेक्शन 24 जो है वो 2 चीजें बताता है। एक तो सदोष लाभ या सदोष हानि। सदोष हानि अगर होती है तो उसे बेईमानी कहा जाएगा। इसी में एक केस आता है KN मेहरा का, KN मेहरा वर्सेस राजस्थान के मामले में। KN मेहरा जो है, KN मेहरा एक भारतीय जहाज को
ये पाकिस्तान ले गए हैं, एक पाकिस्तान लेके चले गए। और के.एन. मेहरा जो हैं पाकिस्तान लेके चले जा रहे हैं, तो के.एन. मेहरा को कोई लाभ नहीं मिला। लाभ इसलिए नहीं मिला कि उनका जो जहाज़ था वो पाकिस्तान ने ले लिया, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया उनके जहाज़ को। तो के.एन. मेहरा के ऊपर ट्रायल हुआ, भारतीय कोर्ट में ट्रायल हुआ। के.एन. मेहरा कह रहे थे कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, हमको जो है कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन इसी में कोर्ट ने ये बताया है कि नहीं, बेईमानी में या तो लाभ होना चाहिए या हानि होनी चाहिए, या लाभ होगा या हानि होगा। बीच में यह शब्द जोड़ दिया गया है, यह शब्द को डिफाइन किया गया कि या तो लाभ होना चाहिए या हानि होना चाहिए। मेरा साहब ये कह रहे थे कि हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट का मानना था कि आपको लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार को, यूनियन ऑफ इंडिया को लॉस तो हुआ, हानि तो हुई। तो इसलिए के.एन. मेहरा को जहाज चोरी करने के लिए सजा दिया गया। अगला जो सेक्शन है वो 25 है, 25 है, कपटपूर्वक। कपटपूर्वक का मतलब ये है किसी व्यक्ति को कोई धोखे से कार्य कराया गया हो, किसी व्यक्ति से धोखे से कार्य कराया गया हो तो उसको कपटपूर्वक कहेंगे। धोखा देके कार्य कराया गया हो तो उसको कपटपूर्वक कहेंगे। सेक्शन 25 ये कहता है। अगला जो सेक्शन है विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। किसी व्यक्ति के पास कुछ विश्वास करने का पर्याप्त कारण है तो उसको कहा जाएगा कि विश्वास करने का कारण है। अगली जो धारा है वो धारा 27 है, पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति। पत्नी यानी वाइफ, लिपिक यानी क्लर्क, सेवक यानी सर्वेंट के कब्जे में संपत्ति। अगर कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो ये माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी पति की है, लिपिक यानी क्लर्क। अगर कोई कॉलेज है उसी में कुछ क्लर्क काम कर रहे हैं, उन क्लर्कों के पास बहुत सारी फाइलें हैं और कुछ अन्य सामान हैं, जो पैसा वगैरह जो चीज़ें हैं तो इन्हीं के पास है। ये पास तो इनके है, इन तीनों के पास है, लेकिन ये चीज़ें जो है, मान लीजिए कंप्यूटर है और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये कब्जा किसका माना जाएगा? इसी व्यक्ति का माना जाएगा, मालिक का माना जाएगा कब्जा। ये इनका कब्जा इस पर नहीं माना जाएगा। किसका कब्जा है? मालिक का कब्जा है। क्लर्क का कब्जा इस पर नहीं है, वो सिर्फ क्या काम कर रहे हैं? वहाँ पे काम कर रहे हैं। तीसरा, सेवक यानी सर्वेंट, नौकर। कोई एक मालिक हैं, ये अपने नौकर को 500 रुपये देते हैं, 500 रुपये देते हैं कि जाओ बाज़ार से सब्जी ले आओ। नौकर जो है वो चला जाता है बाज़ार से सब्जी लेने। इस 500 रुपये, जो 500 रुपया है, किसके हाथ में है? नौकर के हाथ में है। लेकिन इस 500 रुपये पे कब्जा किसका है? मालिक का है, नौकर का नहीं है। इसीलिए ये माना गया है ये तीनों जो हैं, पत्नी, लिपिक और सेवक, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के कब्जे में जो भी प्रॉपर्टी है वो उस व्यक्ति की मानी जाएगी। कब्जा भी 2 तरीके का होता है। कब्जा जो है 2 तरीके का होता है। एक कब्जा होता है निकट का, दूसरा कब्जा होता है दूर का कब्जा। निकट का कब्जा कैसे? जैसे आपके पास अभी मोबाइल है
और आप क्या देख रहे हैं? आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं। तो आपका जो मोबाइल है वो आपके हाथ में है, ये आपके कब्जे में है, वो नज़दीक है, वो आपके कब्जे में है। दूसरी जो दूर की चीज़ें हैं, जो दूर की चीज़ें हैं, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं और नीचे आपकी बाइक खड़ी हुई है, नीचे आपकी क्या खड़ी है? बाइक खड़ी है या कार खड़ी हुई है। तो आप क्या हैं? वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, आपके हाथ में नहीं है। वो क्या है? आपका मन है। मन में आपका है कि वो क्या है? मेरी ही गाड़ी है, दूसरे की नहीं है। ये दूर का कब्जा है। एक कब्जा आपके हाथों में है, दूसरा कब्जा नीचे रखी हुई है, नीचे खड़ी हुई है। तो आपके मन में ये बातें हैं कि उस गाड़ी पे कब्जा किसका है? पड़ोसी का नहीं है, मेरा है। उस गाड़ी पे कब्जा किसका है? मेरा है। एक और होता है बच्चा, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना दे दीजिए, उसके हाथ में अगर खिलौना दे दीजिए तो अगर बच्चे से खिलौना जो है वो छीन लिया जाता है, कोई खिलौना छीन लिया जाता है, तो बच्चा क्या होता है? रोने लगता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे के पास ताकत तो नहीं है, लेकिन उस चीज़ को रखने का उसका मन है, इच्छा है, उसका अपनी इच्छा है। अगर वो चीज़ बच्चे से छीन लेंगे तो बच्चा रोने लगेगा। इसका क्या मतलब है कि उस चीज़ पे बच्चा जो है अपना अधिकार जता रहा है, अधिकार जता रहा है कि ये चीज़ क्या है? मेरी है। अगली जो धारा है वो धारा 28 है, कूटकरण। कूटकरण का मतलब ये होता है कि एक ओरिजिनल चीज़, एक ओरिजिनल चीज़ उसी के जैसे समान रूप से दिखाई देने वाला कोई नकली चीज़ बना लेना, इसी को कहा जाता है कूटकरण। जैसे एक नोट बना लिया गया है, जैसे मान लीजिए ये नोट है, भारत सरकार द्वारा नोट है, और इसी नोट का डुप्लीकेट इसी के जैसे दिखने वाला कोई एक नकली नोट बना लिया जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो कूटकरण किया गया है, वो कूटकरण किया गया है। एक और कूटकरण भी होता है, देखिए कैसे। एक कोई पति है, कोई पति है और एक पत्नी है। अब शाम को कुछ बहस हुआ, दोनों में बहस हुआ, और सुबह जो है पति जी की आंख जो है वो सूजी हुई है और कुछ चोट के निशान हैं पति जी के ऊपर। तो ये क्या माना जाता है कि रात में पति जी का कूटकरण हुआ था, रात में पति जी का कूटकरण हुआ था। अगला जो है धारा 29, दस्तावेज, एविडेंस। एविडेंस वो माना जाता है किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को, किसी पदार्थ पर शब्दों द्वारा यानी शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा यानी कोई शब्द अंक द्वारा, नंबर द्वारा, चिन्ह द्वारा यानी कोई संकेत बना के, जैसे हैश या स्टार जैसे हम लोग बनाते हैं, ये संकेत हो गया। वेस्ट महोदय ने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है लकड़ी के पटरे का। एक दुधिया जो होता है, इन्होंने यह उदाहरण दिया है कि दुधिया जो है एक लकड़ी के पटरे पे एक जो डेली दूध देता है वो निशानी बना ले रहा है, डेली जो है दूध दे रहा है उसकी निशानी बना ले रहा है लकड़ी के पटरे पर। तो वो क्या है? ये पदार्थ है, पदार्थ है। पदार्थ, किसी पदार्थ पे भी अगर कोई निशानी बना लेता है तो वो भी एविडेंस माना जाएगा, दस्तावेज माने जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो 29A है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ये धारा जो है 2000 में जोड़ी गई है। आईटी एक्ट के आने के बाद, आईटी एक्ट के आने के बाद सन 2000 में यह धारा जोड़ी गई है। अगला जो सेक्शन है वो मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जैसे दान हो गया, दान कर दिया किसी को, पर किसी को पट्टा कर दिया, किसी को पट्टा कर दिया, ये सब क्या है? ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान है।
अगला जो सेक्शन है वो धारा 31 है, विल यानी वसीयत। वसीयत में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने जीते जी अपने जीवन काल में ही अपने वंशज को या किसी अन्य को जो भी चीज़ देना चाहता है वो उसी वसीयत में लिख देता है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और उसके तीन पुत्र हैं। उसके कितने हैं? 3 पुत्र हैं, 1, 2, तीसरा। वो चाहता है कि हम अपने 2 पुत्रों को यानी इसको और इसको दे दें और इसको ना दें, पहले नंबर को ना दें। क्यों? क्योंकि पहला नंबर जो है वो 2 बूंद वाला है। 2 बूंद का मतलब ये है कि वो शराबी है। क्या है? शराबी है। और इनकी अपनी जो प्रॉपर्टी है ये अपनी खुद से अर्जित की हुई संपत्ति, अगर मान लीजिए एक मकान है, इन्होंने खुद से बनाया हुआ है, इनके पूर्वजों का नहीं है, बाप दादा का नहीं है, ये इनका खुद का बनाया हुआ मकान है। और उसमें क्या कर रहेंगे, ये अगर इसको नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। इसमें लिख देंगे कि हम अपने इस पुत्र को या इस जो है लड़के को नहीं देना चाहते हैं, इन दोनों को देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बाप दादा की ज़मीन है, अगर कोई पूर्वजों की ज़मीन है, उसमें ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें इनको बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर कोई पूर्वजों की ज़मीन है तो तीनों को बराबर का हिस्सा मिल जाएगा, इसमें से निकाल नहीं सकते हैं इसको। लेकिन अगर खुद से ज़मीन अगर बनाई है, उन्होंने खुद से कमाया हुआ है, तभी इसको हटा सकते हैं। पूर्वजों की ज़मीन में इसका अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसी में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसको क्या क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए, वो बता देता है अपने जीवन काल में। मोहम्मद साहब ने भी कहा था, मुस्लिम लॉ में मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि जब तक मुस्लिम अपने जीते जी संपत्ति का बंटवारा ना कर दे तब तक उसको चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वसीयत ही करते हैं। वसीयत क्यों करते हैं, रजिस्ट्री क्यों नहीं करते? उसका भी कारण ये है, एक बुढ़िया थी और उसका कोई नहीं था। एक परिवार उसका सहारा बन गया और उस बुढ़िया को रोज़ जो है वो रसमलाई खिलाने लगे। अब वो क्या हुआ, बुढ़िया ने जिस दिन अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दिया, उस दिन क्या हुआ, इन्होंने बुढ़िया को एक सूखी रोटी तक नहीं दिया। इसीलिए अगर बुढ़िया वसीयत कर देती, वसीयत का मतलब ये होता है कि जब तक जीवित रहेगा तब तक उसका अधिकार है, उसके मरने के बाद ही इनको मिलता। उसको अगर वसीयत कर देती तो मरने के बाद इनको मिलता, लेकिन जब रजिस्ट्री कर दी तो मरने के पहले ही, जैसे ही रजिस्ट्री की वैसे ही इनके नाम हो गया, तो इन्होंने सेवा उसका बंद कर दिया। आजकल ज़्यादातर लोग जो है वसीयत ही करते हैं, विल यानी इच्छा पत्र ही करते हैं। अगला जो सेक्शन है वो धारा 32 है। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है। हम एक्ट और ओमेशन जब बता रहे थे तो एक्ट और ओमेशन में अवैध कार्य और अवैध लोभ के बारे में बताए थे। इसी में ये बताता है, ये धारा 32 ये बताती है कार्यों के अंतर्गत अवैध लोभ भी आता है। अगला जो सेक्शन है वो धारा 33 है, कार्य और लोभ, एक्ट और ओमेशन। ये हम बता चुके हैं पिछले लेक्चरों में, अगर आप नहीं देखे हैं तो ये बहुत डिटेल में है, इसको जाके देख सकते हैं। तो साथियों, आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक
ये वीडियो शेयर करें।